दोस्तों, कई बार कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि हमें तब पता चलता है, तब वो बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, या फिर ये समझिए कि हमें पता ही नहीं चलता, वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ओह, ये बीमारी भी हुई है। और इसीलिए हम लेकर आते हैं प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव की अगर कुछ लक्षण या कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें आपको दिख रही है तो आप डॉक्टर से अपने सवाल करें और प्रोग्राम में जुड़े और अपने सवालों के जवाब लें। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला, लेकर हाजिर है प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा साही जी। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। थैंक यू शर्मिला जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मैम, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और दोस्तों को बताना चाहेंगे, डॉक्टर साहब आज पहली बार हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ रही हैं। और दोस्तों, ये लाइव प्रोग्राम है, 11:01 हो चुका है। आज है 12 मई 2025। डॉक्टर साहब जो ये कह सकते हैं डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, तो आपके जो भी सवाल हैं ज़रूर कीजिएगा। नंबर होगा 8800 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। डॉक्टर सीमा जी, ये जानना चाहेंगे मैम कि डायबिटीज क्या है और यह कितने प्रकार की होती है? जी, डायबिटीज जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं मधुमेह का रोग या शक्कर का रोग, या जिसको कि लेमैन जो है हर व्यक्ति समझता है कि मुझे शुगर हो गई। लोग इस तरीके से बोलते हैं कि मुझे शुगर की बीमारी हो गई। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आपके खून में शक्कर की मात्रा, शुगर की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसको हम डायबिटीज बोलते हैं। अब ये होती किस तरीके से है और कितने प्रकार की होती है, ये अपने आप में एक अलग सवाल है, क्योंकि बेसिकली डायबिटीज जो है, मधुमेह का रोग जो है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आजकल ही ज्यादा देखने में मिल रही है शर्मिला जी। पहले तो बहुत ज्यादा केसेस नहीं भी होते थे, अब तो इतना ज्यादा हो गया है कि हमारा देश डायबिटिक कैपिटल बन गया है धीरे धीरे करके। तो इसलिए इसमें होता ये है कि हमारे शरीर में पैनक्रियाज नाम की ग्रंथि होती है, जिससे कि इंसुलिन सिक्रीट होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, एक एनाबॉलिक हार्मोन है। अब इसका या तो बनना बिल्कुल बंद हो जाता है इंसुलिन का, जो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, आपकी बॉडी की कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। या तो ये बिल्कुल बन ही नहीं रहा, वो स्थिति होती है टाइप 1 डायबिटीज की, या फिर ये बहुत ज्यादा बन रहा है इनिशियल स्टेज में, पर आपके सेल उसको किन्हीं कारणों के कारण पहचान नहीं पा रहे, जिसको कि हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस का हो जाना। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। इस तरीके से बेसिकली डायबिटीज 2 प्रकार की है, टाइप 1, टाइप 2। ऐसे जेस्टेशनल डायबिटीज भी होती है जो कि प्रेग्नेंट विमेन में मिलती है, लेकिन हमारी जानकारी के लिए अभी इतना ही जानना बहुत है कि एक टाइप 1 है जिसमें इंसुलिन की सिक्रीशन बिल्कुल बंद हो जाती है। बीटा सेल जो हमारी बॉडी के हैं पैनक्रियाज के, वो खत्म हो जाते हैं, वो होते ही नहीं है। और टाइप 2 वो होती है जब बीटा सेल धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इंसुलिन का बनना कम हो जाता है। जी मैम, बहुत ही अच्छे से आपने बताया डॉक्टर सीमा जी। हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हैं। हेलो जी, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव में राजकुमार जी। जी, और डॉक्टर साहब सीमा साही जी को भी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा टॉपिक आज का ये डायबिटीज जो है। ये तो एक आजकल बहुत ही, कहीं भी कोई टेस्ट कराने जाते हैं बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर साहब बताते हैं भी आपको तो डायबिटीज है जी। तो डायबिटीज जी आपने बताया 2 प्रकार की होती है मैडम जी। तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जी शुरू से हमें, जैसे कि 15-16 साल से ही बच्चे हमारे, और या हमें जिस्ट हो रहे हैं 60-65 के हो रहे, तो किन चीजों का ध्यान रखें जी खाने पीने का? मैं ड्राइवर हूँ, जैसे मैं कहीं भी जाके दुकान पे खा लेता हूँ, चाय पानी पी लेता हूँ, तो मैडम जी हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल सर, आपके 2-3 सवाल हो गए हैं राजकुमार जी, और डॉक्टर साहब आपके सवाल के जवाब देंगे। आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज पे। थैंक यू सर जुड़ने के लिए। जी नमस्कार राजकुमार जी का सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि किस उम्र से हमें शुरू कर देना चाहिए
उन्होंने बोला 15-16 साल की उम्र से मैं 60-65 साल का हो गया हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप जितनी जल्दी इस पर ध्यान रखेंगे तो डायबिटीज होने से बच सकते हैं। देखिए, होने के बाद तो ठीक है, हम हमेशा अपने मरीज का इलाज करते हैं और उसको बिल्कुल सही कर भी देते हैं, लेकिन अगर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर आप प्रिकॉशनरी चलते हैं तो मैं एक चीज को मान के चलती हूँ कि ये छोटे से बच्चे से ही शुरुआत से ही उस चीज का ध्यान रखा जाए कि घर पे आप क्या खाने को दे रहे हैं। जो आप उसको देना शुरू करेंगे वही वो आगे जाकर टेस्ट डेवलप करेगा। तो अगर आप उसको शुरुआत से, जब उसको कोई समझ नहीं है, तभी से आप उसके खाने पीने का ढंग ठीक रखते हैं, तो आई एम श्योर ये समस्या धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। बट जो चीज बढ़ चुकी है वो बढ़ चुकी है। अगर आप 15-16 साल के टीनेज बच्चों से भी, क्योंकि वो भी अभी कच्ची उम्र में है, बिल्कुल पक नहीं गए हैं, अगर उनके भी डाइटरी हैबिट्स में, उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस कर देंगे तो इस समस्या से बचा जा सकता है। करना क्या है, बहुत ही इजी चीज है। मैंने बोला लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर है तो लाइफस्टाइल ही इसका जवाब है। आपको घर से ही, घर की किचन से ही शुरुआत होती है, और घर और स्कूल से शुरुआत होती है कि एक तो रेगुलर एक्सरसाइज की आदत हर व्यक्ति में होनी चाहिए। ये कहना कि नहीं मैं तो दुबला पतला हूं तो मुझे एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत नॉर्म है। हर व्यक्ति को कुछ नहीं तो आधा घंटे से 1 घंटे की एक्सरसाइज का रूटीन हफ्ते में 5 दिन कम से कम जरूर बना के रखना चाहिए। दूसरी चीज है आपका खाना पीना। डायबिटीज सिर्फ आपकी शुगर की मात्रा ज्यादा लेने से नहीं है, कि कई लोग बोलते हैं कि ये मीठा बहुत ज्यादा खाता है तो इसलिए इसको डायबिटीज हो गई। ऐसा नहीं है। आपके कार्बोहाइड्रेट्स आप क्या ले रहे हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स आपको समझाने के लिए बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जो हमारी थाली का 50% से, इंडियन थाली का 50% से ज्यादा भाग हम कार्बोहाइड्रेट से भर जाते हैं। हमारा रोटी, चावल, कोई भी चीज है, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। कोई भी मीठा, कोई भी चीज जो टूटने के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित होता है वही कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपको अपने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को धीरे धीरे करके कम करना है। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो धीरे करके उसको 3 रोटी पे आइए, फिर 2 रोटी पर आइए। और ऐसा नहीं है कि पेट आपको भूखा रखना है, पेट खाली रखेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए। आप प्रोटीन में दालों का सेवन कर सकते हैं। वेजिटेरियन प्रोटीन इज गुड इनफ। जरूरी नहीं है कि सिर्फ नॉन वेज लेना है, बट हाँ, एक मिक्स तरीके का खाना खाइए। आप प्लांट प्रोटीन भी लीजिए, आप एनिमल प्रोटीन का भी सेवन कर सकते हैं। जी मैम। आप दाल खाइए, या दालों को अंकुरित करके जब स्प्राउट्स लिए जाते हैं शर्मिला जी, तो वो प्रोटीन का इट्स अ बॉम्ब ऑफ प्रोटीन, मैं बता सकती हूँ। तो अगर आप सुबह में स्प्राउट्स का सेवन कर लेते हैं, उसमें आप बहुत सारा फ्रूट डाल लेते हैं, तो आपने फाइबर भी ले लिया, आपने प्रोटीन भी ले लिया, आपका पेट भर गया। और वहीं जो आप 2 परांठे या 3 रोटी खाते थे वो कहीं ना कहीं आपकी कट जाएगी। उसके साथ आप अंडों का सेवन, यू कैन टेक लॉट ऑफ एग्स। अंडा एक प्रोटीन रिच सोर्स है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहते, अंडे तक भी सीमित रहते हैं, तो इट इज गुड इनफ। अगर आप 3-4 अंडों का व्हाइट ले लेते हैं, 1 अंडे का येलो ले लेते हैं, तो इट इज गुड इनफ। एक दिन के लिए बहुत अच्छा भरपूर प्रोटीन वो भी आपकी डाइट में आ जाता है। अलॉन्ग विद दैट विटामिन डी, विटामिन B12 और बहुत सारा फाइबर भी आपकी डाइट में आ गया। हाँ, किसी दिन आप थोड़ा पनीर, 100 ग्राम पनीर ले लीजिए। पनीर को किसी फॉर्म में ले सकते हैं आप, सब्जियों के साथ सौटे करके ले सकते हैं आप, उसका सुबह के टाइम कोई सैंडविच बना सकते हैं आप, उस एक पराठा भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो आप रोटी खा रहे हैं, आपको रोटी खाने को बिल्कुल मना नहीं करे, पर आप उसमें थोड़ी सी हरी सब्जी जैसे कि पालक है, इसको उसमें डाल दिया, या सोया को मिक्स कर दिया अपने गेहूं के आटे में, या आपने मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल कर लिया, या जो डायबिटिक लोग हैं वो आटे के अंदर थोड़ा सा बादाम का भूरा बना के, बादाम को और कोकोनट को, उसको पीस के उसका आटा बना के फ्रिज में रखें, और 1 मुट्ठी वो आटा भी अपने गेहूं के आटे में डालें, तो आपका पेट भी भरा रहेगा, आपको गुड
फैट भी मिलेगा, आपको फाइबर भी मिलेगा और आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि मेजर कल्प्रिट जो आपकी मधुमेह के पीछे है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। जी जी मैम, बहुत ही अच्छे से बताया मैम। बीच में रोकना चाहूंगी, तेजराम कौशिक जी हमारे साथ काफी देर से जुड़े हैं और एक श्रोता और भी जुड़े हैं। पहले श्रोताओं के सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते तेजराम कौशिक जी। नमस्ते बेटी, नमस्ते सर, कहिए आपका क्या सवाल है। डॉक्टर सीमा भाई को भी नमस्कार करता हूँ। जी डॉक्टर जी, ऐसा है कि ये टाइप 2 और टाइप 1 में क्या है? ये ओल्ड एज में मतलब क्या है? टाइप 2 किसकी है? टाइप मैं नाउ आई एम 73 इयर्स ओल्ड, तो लेकिन मैंने प्रिकॉशन से कंट्रोल किया हुआ है बिल्कुल एकदम, और बहुत ही नाप लेता हूँ हफ्ते में 1-2 बार। ये क्या टाइप 2 क्या है, टाइप 1 क्या है, ये ध्यान से समझाइए। और एक बात और है कि मेरे एक दोस्त है, उनकी पोती है, वो 5 साल की है, उसको कभी 450 जाती है, कभी 700 तक चल जाती है। उसका क्या है? लड़की अलर्ट है, ठीक है, पढ़ रही है, जाती है, और इंडियन मेडिकल में उसका इलाज भी चल रहा है। वो दोस्त भी मेरे जुड़ेंगे, थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे, तो उनके लिए कुछ बताना, मैं सुनूंगा रेडियो में। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सवाल करने के लिए। और अभी एक श्रोता और भी जुड़े हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं मैम। हेलो जी नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी, मैं एसके दैया बोल रहा हूँ गुड़गांव से। अभी जो तेजराम जी बोल रहे थे वो मेरी पोती है। अच्छा जी। वो 5.5 साल की है, फर्स्ट क्लास में है, और उसका शुगर कई बार 750, 700, 500 तो तकरीबन हो जाता है। अच्छा जी। और 40 भी आ जाता है। अच्छा अच्छा, ये चलता रहता है। मैं एम्स में डॉक्टर वंदना जैन है, उनसे ट्रीटमेंट चला हुआ है। बाकी तेजराम जी ने बोला था कि डॉक्टर साहब आज बैठेंगे सीमा जी, तो उनसे भी आप सलाह ले सकते हो। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब हम? जी जी डॉक्टर साहब, पहले सर का सवाल जरूरी है, उनको बताएं प्लीज। जी जी जी, देखिए, जहां तक मुझे लगता है आपकी पोती को टाइप 1 डायबिटीज है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज छोटे बच्चों, आपको डॉक्टर वंदना ने भी बताया होगा, टाइप 1 डायबिटीज छोटे बच्चों में, बहुत छोटी उम्र में, कुछ महीने के बच्चे में भी टाइप 1 डायबिटीज शुरू हो जाता है। तो इसमें ये होता है कि जो बीटा सेल्स हैं जो पैंक्रियाज में होते हैं, जो इंसुलिन बनाते हैं, ये इंसुलिन ही नहीं बनती है इनके शरीर में, तो इनको हमको ऐसे बच्चों को बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। जी तो आई एम श्योर ये आपकी बिटिया को इंसुलिन का टीका लगता होगा। 4 इंजेक्शन लगते हैं जी डेली, और लगते हैं ना? हाँ, तो बाबूजी ये तो इसी को ये टीका लगता है, धीरे धीरे करके इसको वो पूरा टाइट्रेट कर लेंगे तो शुगर इसकी रूटीन में ठीक होने लगेगी। एक बेसल इंसुलिन नाम की चीज होती है, जो शरीर में बेस एक बना के इंसुलिन का जितना रहता है, वो इंसुलिन हमेशा बनी रहनी शरीर में जरूरी होती है। और दूसरी इसको वो लगती होंगी खाने के बाद वाली, ताकि जितना भी इसका कार्बोहाइड्रेट लिया है, जो भी हुआ है, वो इंसुलिन के तहत फिर वो मेटाबोलाइज हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा उसकी जो डोजेजेस हैं, क्योंकि बढ़ती हुई बच्ची है। कब से ट्रीटमेंट चालू किया आपने? ये 1.5 साल की थी जी। 3-3.5 साल हो गए हैं उसका ट्रीटमेंट चलते हुए। जी 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 जी। हाँ, तो ये धीरे धीरे करके ये बिल्कुल ठीक हो जाए। खाने से पहले चेक करना पड़ता है डॉक्टर साहब? हाँ, खाने से पहले भी चेक करना पड़ता है, ताकि आप ये देखें कि कितना है इस टाइम पर। तो इंजेक्शन भी तभी बता रखा है डॉक्टर साहब ने? खाने से पहले चेक करके आप इंजेक्शन लगा के उसके 10-15 मिनट के अंदर आप खाना दे देते हैं बच्ची को, राइट? जी 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 जी, वही है, बिल्कुल। हाँ, तो वो इसी तरीके से होता है कि वो 10-15 मिनट उसका यही टाइम होता है कि वो इंसुलिन पीक पे जाता है, और फिर जैसे ही खाना जाता है तो वो उसको मेटाबोलाइज करके बॉडी के सेल्स को देना शुरू कर देता है। बेसिकली होता यही है। ये देखिए, आप अभी घबराने की जरूरत नहीं है, छोटी बच्ची है तो थोड़ा सा समय लग रहा है, ये इसका बिल्कुल धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज हो जाएगी। आप जैसे एम्स में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक चल रहा है जिस तरीके से आप बता रहे हैं। ये थोड़ा समय लगता है, और छोटे बच्चे को थोड़ा ज्यादा समय लगता है। और मैं ये समझ सकती हूँ कि एक छोटे बच्चे को इस तरीके से देखते हैं जब घर पे, तो हमें दर्द भी ज्यादा होता है, हमें परेशानी भी ज्यादा होती है। तो घबराने की बात नहीं है। आजकल टाइप 1 डायबिटीज का बहुत बहुत अच्छा इलाज है, और आपकी बिटिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे करके इसका एक रूटीन बन जाएगा।
थोड़ा सा एक्सरसाइज भी इसको, मतलब किसी भी तरीके के खेल में इसको, आई एम श्योर खेलती होगी या कुछ करती होगी, तो वो इस 700 में तो डांस करने लग जाती है, 700 में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो वो जितना एक्सरसाइज करेगी, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज करेगी और करेगी, तो इसके शुगर लेवल्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप लोग ज्यादा चिंता नहीं करें। लेकिन हाँ, इसके क्योंकि अब 3-3.5 साल हो गए हैं, तो आप इसके बाकी टेस्ट भी, जैसे डॉक्टर वंदना ने आपको बोला होगा, इसकी आंखों का टेस्ट, इसकी किडनीज पे टेस्ट, वो सारे टेस्ट भी इसके होने अब धीरे धीरे शुरू हो जाने चाहिए, ताकि पता चलता रहे कि शुगर अभी भी काफी फ्लक्चुएट कर रही है, तो इसकी बाकी शरीर के अंगों पर उसका कोई असर तो नहीं आना शुरू हुआ है। तो वो उनसे बात करके आप ये सारे टेस्ट भी इसके बिटिया के कराएं। जी जी, कोई नहीं सर, आपने अच्छी जगह इलाज चला रखा है और डॉक्टर साहब ने भी बताया कि वो ठीक हो जाएगी धीरे धीरे करके। और जो डॉक्टर आपको बताएं, बस उनकी सलाह अनुसार आप चलेंगे तो बच्चे को काफ़ी फ़ायदा होगा और आपको भी संतुष्टि मिलेगी। और आप काफ़ी जागरूक हैं, जो आप इतने जल्दी बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गए हैं, बहुत अच्छी बात है सर। ये बहुत ही कम बंदे ऐसे मिलते हैं जो इतनी बच्चे को देख के और संभल के और इतने अच्छे से इलाज करा पाते हैं। हर महीने जाते ही हैं डॉक्टर साहब हम। जी 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 जी, बिल्कुल जाते रहिएगा सर, जब तक वो बुलाते हैं आपको तब तक जाते रहिए, क्योंकि बच्चे का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। नहीं आ जाती है, टीनेज तक आने तक इसका थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगी, धीरे धीरे करके बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू एस के दहिया जी, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है स्वस्थ गुड़गांव। 11:18 हो चुके हैं। आज अब 12 मई 2025 और प्रोग्राम में है हमारे साथ डॉक्टर सीमा शाही जी, और जो कि डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो फिलहाल आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। फिलहाल प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। तो दोनों नंबर अभी लाइव में हैं, कॉल कीजिएगा और अपने सवाल के जवाब लीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए और जो जरूरी भी होता है? बहुत अच्छा सवाल है शर्मिला जी। बेसिकली क्या होता है, डायबिटीज को हम बोलते हैं इट इज अ साइलेंट किलर, मतलब ये कोई लक्षण ही नहीं देता। बिल्कुल बताइएगा मैम। सीमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक लिसनर, तो पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव में। जी, और मैम को भी नमस्कार है। और नमस्कार। मैं ये पूछना जा रही हूँ मैम कि मतलब किस उम्र में नॉर्मल शुगर हमारे ब्लड में कितना होना चाहिए? देखिए, एक अडल्ट में आपकी बॉडी में फास्टिंग ब्लड शुगर आपका 100 के नीचे नीचे रहना चाहिए। 70 से 100 के नीचे नीचे अगर आपका ब्लड शुगर है, फास्टिंग का मतलब है कि 8 घंटे का, जब व्हेन देयर इज नो कैलोरी इनटेक, जब आपने कुछ खाया पिया नहीं है, तो सुबह उठ के जब आप अपनी शुगर चेक करते हैं, अगर वो 100 के नीचे नीचे है तो बहुत बेहतरीन है। 100 से लेके 125 तक जब आप जाते हैं, अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर जाता है, तो उसका मतलब है आप कहीं ना कहीं प्री डायबिटिक हैं। आगे आने वाली जिंदगी में कुछ सालों में आपको डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक ही रीडिंग से नहीं बोलते हैं। हो सकता है कि कल रात आपने पार्टी करी है तो आपने थोड़ा सा बाहर ज्यादा खाना खाया है, तो आज आपकी फास्टिंग थोड़ी ज्यादा है, तो उसको हम निषेध, वी विल नॉट कंसीडर दैट। आप वो समय देखिए जब आप बिल्कुल रूटीन में सही से चल रहे हैं, और 2-3 रीडिंग्स देख लीजिए कि हर बार ऐसा हो रहा है क्या। ठीक है, तो फास्टिंग की तो आपकी ऐसे रहनी चाहिए। और 2 घंटा खाना खाने के बाद, जिसको कि हम कहते हैं पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर लेवल्स, वो आपके 140 से ज्यादा नहीं जाने चाहिए। 140 तक अगर आपका खाना पीना खा के 2 घंटे बाद अगर आप चेक करते हैं तो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपकी रूटीन में रहनी चाहिए। बट कहीं अगर आपकी ब्लड शुगर 140 से 199 रहती है, तो इसका मतलब आप फिर प्री डायबिटिक हैं। ठीक है, तो आप धीरे धीरे करके डायबिटीज की तरफ चल रहे हैं। और एक चीज यहाँ पे बता देना चाहूंगी कि प्री डायबिटिक्स और डायबिटीज होने में
बहुत समय लगता है, 8 से 10 साल लगते हैं, इतनी जल्दी नहीं डायबिटीज आ जाती है। तो एक अगर आपको ये वार्निंग सिग्नल प्री डायबिटीज का मिल रहा है तो खुद को वहीं पर अगर आप पकड़ लेंगे तो आप डायबिटिक होने से बच सकते हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अब तो ये भी बोलते हैं कि 18-20 साल से या जिनकी फैमिली में डायबिटीज चल रही है तो वो और भी छोटी उम्र में टीनेज से ही 13-14-15 साल से शुगर की जांच करनी शुरू कर दो। रैंडमली ब्लड शुगर चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपकी फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, किसी के मदर फादर दोनों को है और पैटर्नल साइड या नाना की साइड और दादा दादी की साइड पर भी है शुगर की, तो उन बच्चों पर खासकर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उनके शुगर लेवल्स बढ़ने के या डायबिटीज होने के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले में ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से एक तीसरा लेवल और हम चेक करते हैं जिसको कि हम कहते हैं 3 महीने वाली ब्लड शुगर, HbA1c लेवल्स जो होते हैं, तो वो आपका 5.5 के नीचे अगर रहता है तो आप बिल्कुल ठीक है। जहां वो 5.6 से 6.4 तक जाता है तो आप फिर प्री डायबिटिक हैं, और 6.4 6.5 जब आ जाता है तो आप डायबिटिक हो जाते हैं। जी। और मैम एक बात और पूछनी थी, जैसा कि आप पहले बता रहे थे ना शुरू में कि भाई अगर नॉन वेज लेते हैं हम, तो अगर हम नॉन वेज, जो लोग नॉन वेज लेते हैं, तो नॉन वेज में क्या बिल्कुल भी वो नहीं होता कार्बोहाइड्रेट? नहीं, नॉन वेज तो टोटल प्रोटीन है। अच्छा, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता? आप नहीं, उसमें कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा मात्रा नहीं है। नॉन वेज वो तो बनाने के ढंग में आप किस तरीके से बनाते हैं, उसमें क्या कुछ डाल देते हैं। तो अदरवाइज देखा जाए तो नॉन वेज इज टोटल प्रोटीन। अब अगर आप चिकन लेते हैं या फिश लेते हैं, लेकिन रेड मीट को मैं कहूंगी अवॉइड कीजिए, क्योंकि रेड मीट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आप चिकन ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं, आप अंडा खा सकते हैं, इतने तक अगर आप सीमित रहते हैं तो ये आपको नुकसान नहीं देगा। तो इसको आप थोड़ा मैं तो वैसे ही जानकारी के लिए पूछ रही थी, मैं वैसे वेजिटेरियन हूँ, लेते नहीं हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि रेड मीट क्या होता है। जी, कोई बात नहीं, ये जानकारी के लिए है सीमा जी, और थैंक यू, आप प्रोग्राम में जुड़े। हमारे साथ प्रोग्राम में प्रकाश जी भी जुड़े हैं जी। थैंक यू सीमा जी। हेलो जी, नमस्ते प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। शर्मिला जी को नमस्कार, और हमारी डॉक्टर आई हैं सीमा शाही जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी नमस्ते सर, दोनों की तरफ से। जी बहन जी, तो आपका प्रोग्राम सुनने बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही जानकारी मिल रही है हमको जी। और ये मैं एक सवाल तो मेरा पूरा कर दिया सीमा जी ने कि शुगर की मात्रा कितनी होनी चाहिए। और बहन जी 2 सवाल और थे मेरे। जैसे कार्बोहाइड्रेट है जो ये ज्यादा खाने से बढ़ता है, जैसे एक आदमी डेली घी यूज करता है, देसी घी, उसको क्या बढ़ने की आशंका है? और दूसरा सवाल यह है कि बहन जी ऐसा क्या खाए कि ये शुगर संतुलित रहे? जी ठीक है सर, ऐसा क्या खाएं जो शुगर कंट्रोल में रहे, और क्या देसी घी खाने से भी शुगर बनता है? ठीक है सर, डेली खाने से भी क्या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है? ठीक है सर। जी थैंक यू सर, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। मैडम बताएंगी सर। हाँ जी जी प्रकाश जी, आपके दोनों सवाल सुने मैंने। देसी घी खाने से आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, बशर्ते कि आप उसके बाद अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी मशक्कत करते हैं। पहले के समय में हमारे दादा नाना नानी, इनके समय में देसी घी ज्यादा खाया जाता था। आजकल लोगों के मन में कुछ मिथ्स हैं, कुछ गलत भावनाएं हैं। आप 2 चम्मच देसी घी रूटीन में खा सकते हैं, पर आपको उसको हजम करना आना चाहिए। ये नहीं है कि आपने बस वो देसी घी, आज डॉक्टर सीमा ने बोला तो वो खा तो लिया, लेकिन कोई एक्सरसाइज किसी तरीके की नहीं। फिजिकली आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा कि आप वो उसको पूरी तरीके से हजम कर सके। तो घी आपको नुकसान नहीं देगा, शुगर लेवल्स को नहीं बढ़ाएगा। पर अगर आप रूटीन में घी खा रहे हैं और आप कोई मेहनत मशक्कत नहीं करते हैं तो फिर आपका लिपिड प्रोफाइल लेवल बढ़ने लगेगा और वो फिर आपको नुकसानदायक रहेगा। तो आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी है। आप 2 से 3 चम्मच देसी घी का रोज का सेवन अदरवाइज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे हुआ जी। दूसरा इन्होंने शायद शर्मिला जी पूछा था कि क्या खाना चाहिए कि ब्लड शुगर लेवल्स ना बढ़े, है ना। तो खाने में देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारे प्राचीन समय से हम लोग खाते आ रहे हैं, आप उस खाने को नहीं कट कर सकते। आप रोटी सब्जी खाइए,
लेकिन आप कोशिश कीजिए कि रोटी की मात्रा कम कर दीजिए। आप थोड़ा सा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए। इसका मैं मतलब आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे आपका मैदा हो गया, आपका आटा हो गया, ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है। मैंने पहले भी बोला, जब आप रोटी आटे की बनाते हैं तो आप उसमें सोया ऐड कर लें, बेसन ऐड कर लें, चना ऐड कर लें, सत्तू ऐड कर लें। ये सारी चीजें आपकी प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देती हैं और आपकी कार्बोहाइड्रेट उसमें कम हो जाती हैं। नहीं तो आप दलिए का उपयोग कीजिए। एक दिन आपने रोटी खाई ये सब मिक्स करके, दूसरे दिन आपने दलिया खाया। दलिया इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। पहले हमारे खाने में से चोकर, जो हम आटे में से आज चोकर छन छन के खाया जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले वो चोकर के साथ रोटी बनती थी। तो अगर आप वो अपने घर का आटा पिसवाते हैं और चोकर समेत रोटी खाते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं देगा। नहीं तो आप अपना दलिए का प्रयोग करना शुरू कीजिए। थोड़ा दलिया, नमकीन दलिया, आप उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल के बनाइए। आपको स्वाद भी लगेगा, सब्जियां भी जाएंगी, विटामिन भी जाएंगे और फाइबर भी बहुत अच्छे तरीके से आपके अंदर जाएगा। तो आप अपनी रोटी की मात्रा को कम कर सकते हैं। तो आपको करना सिर्फ ये है कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा घुमा देना है, थोड़ा सा बॉडी के साथ गेम प्ले करना है कि उसको समझ में भी ना आए, आपका जुबान भी खुश रहे और आपका पेट भी खुश रहे। तो आपने प्रोटीन की मात्रा कहीं ना कहीं बढ़ानी है। आप आटे में थोड़ा सा पनीर को भी डाल के गूंथ लीजिए ना, तो आपकी प्रोटीन भी बढ़ गया। साथ में उसमें थोड़ी सी पालक भी डाल ली, साथ में थोड़ा सा आटे में रूटीन में ही आपने चना भी पिसवा लिया, तो आप वो उसकी 2 रोटी तसल्ली से खा सकते हैं। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपने सिर्फ प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, किसी भी फॉर्म में बढ़ाएं, दालें बढ़ाएं, स्प्राउट्स खाना बढ़ाएं, अंडा बढ़ाएं, या सोया की न्यूट्रेला जो बढ़िया होती हैं वो बढ़ाएं। इस तरीके की चीज का प्रयोग थोड़ा सा ज्यादा करें और कार्बोहाइड्रेट को कम करें। फैट, गुड फैट को आप ले सकते हैं। आप एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे कि आपने उस मुट्ठी में 8-10 बादाम रखे, 2-3 अखरोट रखे, पिस्ता रखा। आप इन सब चीजों का सेवन कीजिए, आपका पेट भी पूरी तरीके से भरेगा। आपको गुड फैट की आवश्यकता है आपकी बॉडी को, चाहे आप डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, कुछ भी हो, गुड फैट आपको लेने से मना नहीं है। आप अलसी भी उसमें ऐड कर सकते हैं और आप वो पूरा मैं एक बताती हूँ, एक मुट्ठी भर के जब आप वो खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे या सनफ्लावर के सीड्स खाएंगे, पंपकिन सीड्स खाएंगे, ये सब मिक्स करके इसको एक डाइट का पार्ट बनाना पड़ेगा, तभी हम इन बीमारियों से बच पाएंगे। और अपनी बस थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट को धीरे धीरे माइंडफुल ईटिंग, सोच के कि मैं क्या खा रहा हूं और क्या खा रही हूँ, अगर आप वो सोच के करेंगे तो आप अपने आप को, इन दिनों में छाछ पीते हैं तो छाछ में खूब सारा प्रोटीन भी आ जाता है, बहुत सारा कैल्शियम भी आ जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा अलसी के बीज डाल लो तो आपने फाइबर भी ऐड कर लिया। इट इज जस्ट माइंडफुल, क्या खा रहे हैं, दैट विल हेल्प यू। बिल्कुल मैम, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजकुमार जी हमारे साथ में। हेलो नमस्कार शर्मिला जी और सीमा साहब जी, नमस्कार जी। नमस्ते सर जी। एक छोटा सा सवाल है जी, जैसे कि आजकल बहुत लोगों में घुटनों के दर्द बढ़ रहे हैं जी, और डायबिटीज और घुटनों के दर्द का कोई कॉम्बिनेशन है जी कोई इसमें? और एक सवाल और है जी, जैसे हम गुड़ बहुत ज्यादा खाते हैं, गुड़ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? ये 2 सवाल है। तो शुगर वाले के लिए पूछ रहे हैं सर या नॉर्मल व्यक्ति के लिए पूछ रहे हैं? दोनों। हाँ, जो उससे शुगर बढ़ता है या नहीं? जी जी ठीक है सर, थैंक यू राजकुमार जी। जी जी नमस्कार जी। जी नमस्ते सर। मैम बताएं। नमस्कार जी राजकुमार जी। हाँ जी शर्मिला जी। देखिए, आप चाहे गुड़ खा लो, चाहे चीनी खा लो, चाहे खांड खा लो, चाहे शहद ले लो, सब में मीठा है। जो भी चीज आपकी जुबान पर चल के मीठा फील कराती है इमीडिएटली और वो एकदम आपका ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, तो वो तो मीठी है। तो ये हमारे मन का मनाना है, ये एक गलत सोच है कि हम लोग तो जी खांड का इस्तेमाल करते हैं, चीनी नहीं इस्तेमाल करते हैं। जी देखिए, जहर तो जहर है, चाहे आप उसको किसी भी फॉर्म में ले लीजिए, ठीक है। तो गुड़ लेना, आप डायबिटिक नहीं हैं तो भी, आप डायबिटिक हैं तो भी आप लीजिए, थोड़ा सा लीजिए, बहुत ज्यादा तो बिल्कुल भी लेना
ठीक नहीं है। ठीक है। और जहां तक ये है कि डायबिटीज और घुटनों के बीच में कोई अगर इसका कोई रिलेशनशिप है, तो देखिए ऐसा डायरेक्टली तो कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि जो डायबिटिक होंगे उनके घुटनों में परेशानी होगी। पर हाँ, जो डायबिटिक होगा ऑब्वियसली उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं चल रहा, या तो मोटापा भी उनको साथ साथ है, और बिकॉज ऑफ द मोटापा, क्योंकि ज्यादातर जितने लोग मोटे हैं या पेट पे चर्बी ज्यादा है तो उन्हीं का इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ता है और वही डायबिटिक ज्यादा पाए जाते हैं। जिनको मोटापा पहले से होगा तो ऑब्वियसली हड्डियों पर भी, आपके पैरों में चलने की शक्ति उतनी नहीं रहती, वो फिजिकली इतने एक्टिव नहीं रहते, और एज के साथ टाइप 2 डायबिटीज एज के साथ होती है, तो एज के साथ आपके घुटनों में भी परेशानी शुरू हो जाती है। तो ये भी लाइफस्टाइल के अंतर्गत आ सकता है, पर इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हाँ, अगर आप अपने खान पान को थोड़ा सा सही करते हैं, अपने वजन को थोड़ा सा कम करते हैं, चाहे आप 5% भी अपनी बॉडी वेट को लूज कीजिए। मैं नहीं कहती कि एकदम आप 15 किलो वेट लूज कर लो, 10 किलो लूज कर लो, कि इतना आसान नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ 3, 4, 5% अपने वजन को घटाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी घुटनों में भी इस चीज का असर आएगा। आपकी इट विल हैव अ होलिस्टिक अप्रोच, आपकी पूरे शरीर पर उसका असर दिखेगा। तो आई थिंक मैंने सही से जवाब दिया है, अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो। जी जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। तो जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनको उनके सवालों के जवाब मिल गए हैं। डॉक्टर साहब को कहना चाहेंगे मैम, अभी तो हमारे श्रोताओं के ही सवाल पूरे हुए हैं और मेरे को लगता है इसके लिए हमें काफ़ी सारे प्रोग्राम करने पड़ेंगे, तभी जाके हमारे सवालों का समाधान हो पाएगा। और बार बार अगर हम डायबिटीज़ के बारे में बात करते रहेंगे तो शायद एक दिमाग में घंटी बजती रहेगी बार बार कि हाँ, हमें अपना ध्यान रखना है, हमें बचना है इस बीमारी से। जी, सीमा जी हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। हेलो शर्मिला जी, नमस्कार। जी नमस्ते सीमा जी। नमस्ते शर्मिला जी, मैं मैम से ये पूछना चाह रही हूँ कि ना इसके डायबिटीज के थोड़े से लक्षण और बताइए हमें, जो हमें बिना चेक कराए, मतलब थोड़ा सा हमें ये पता चले कि भाई शायद ये हमें प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमें घी हो रही है। बिल्कुल बता। जी, बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए, मैं बीच में ये जवाब दे रही थी लेकिन फिर कोई क्वेरी आ गई थी। हाँ जी। तो मैंने पहले तो यही बोला था कि डायबिटीज में ज्यादातर लक्षण देखने मिलते नहीं है, तो आप रूटीन में अपनी ब्लड शुगर चेक कराते रहें तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी। एक ही आदत बना ही लेनी चाहिए 20 साल से। अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स ठीक चल रहे हैं एक 20 साल के व्यक्ति के, तो फिर आप 3-4 साल को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। पर जिसके ब्लड शुगर लेवल्स हाई हैं तो वो हर साल अपना चेक कराएं, और अगर एक्चुअल में आप डायबिटिक डिक्लेयर होते हैं, आप डायबिटिक हैं, तो फिर अपनी दवाई लेकर फिर तो रूटीन में जैसे आपके डॉक्टर बताएंगे हर 2-3 महीने में आपको, और रूटीन में भी आपको अपने ब्लड शुगर लेवल्स चेक करने पड़ेंगे। इसके बेसिकली लक्षण जो देखने में मिलते हैं कि एक तो इसको बोलते हैं 3 P's, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। यानी कि बहुत प्यास लग रही है आपको, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, वेट लॉस हो रहा है, आपका वजन गिर रहा है, पर आप देखेंगे कि आपकी डाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और बहुत ज्यादा यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। यानी कि आप रात को भी उठ कर बार बार आपको पेशाब जाने की इच्छा होती है। और शर्मिला जी, इसमें एक चीज बताना चाहती हूँ, टाइप 1 डायबिटिक्स बच्चों के लिए, जैसे कि उन्होंने अभी अपनी पोती की बात करी थी, मुझे नहीं पता कि उनको ऐसा क्या सिम्टम बिटिया में दिखा था, पर होता क्या है कि जो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 2 साल 2.5 साल के हो जाते हैं, उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन वो बेड वेटिंग करनी शुरू कर देते हैं कि रात में उनको यूरिन पास हो गया, जो मतलब बच्चे को नहीं भी पता चला, बेड वेटिंग होने शुरू जाती है, जो एक रूटीन का एक आदत सी पड़ने लग जाती है। तो वो आपकी कहीं ना कहीं दिमाग की घंटी को एक वार्निंग साइन होता है कि कहीं इस बच्चे को डायबिटीज तो नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब है कि रात में आपकी पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो एक तो ये होता है कि बहुत ज्यादा पेशाब आना, भूख लगना, प्यास लगना, वेट लॉस होना, थका थका रहना, हर समय वो व्यक्ति बिल्कुल थका थका रहता है, या कोई भी चोट लगी है, कोई भी बीमारी हुई है, वो बड़ी जल्दी हील नहीं कर रही है। जैसे कि कोई चोट लगी है जो अमूमन कुछ दिनों में हील कर जाती है, तो हीलिंग प्रोसेस बहुत डिले हो जाता है।
और आपका वेट, जैसे कि आपकी फैमिली में अगर ज्यादा है, किसी को डायबिटीज की परेशानी है, तो फिर तो आपको भी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और डायबिटीज के साथ फिर क्या रिस्क रहता है, आपका बीपी भी बढ़ने लगता है। अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ पा रहे हो, आपने इंसिडेंटली फाइंड आउट किया है कि इनका बीपी बढ़ा हुआ है, तो प्लीज उनकी शुगर भी देख लीजिए, कहीं उनकी शुगर लेवल तो ज्यादा नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका लिपिड प्रोफाइल भी डीरेंज होना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं आपके थायराइड में भी गड़बड़ आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम बन जाता है। तो अगर कोई एक आधी चीज आप पाते हैं तो दूसरी भी चीजों का आप टेस्ट करा लीजिए। बट बेसिकली यही इसके सिम्टम्स हैं कि बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा पेशाब आना, बार बार रात में उठ के अगर आपको पेशाब आ रहा है, या आपको एकदम लगता है कि आंखों से देखने में बड़ा, अभी तक तो आंखें ठीक चल रही थी, ये एकदम मुझे क्या इतना ज्यादा दिखाई देने में परेशानी होने लगी है ना। तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप डायबिटिक हो, लेकिन डायबिटिक्स की कॉम्प्लिकेशंस पहले होनी शुरू हो जाती हैं। दिखाई देने में परेशानी होने लगेगी, या जो लोग 50 साल के ऊपर हो गए तो वो एकदम कहेंगे कि जैसे हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, या पैरों में जलन होनी शुरू हो गई है। तो मतलब कि न्यूरोपैथी होनी शुरू हो गई, नसों में बीमारी पहले से पड़नी शुरू हो गई। और ज्यादातर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो इन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, रादर देन कमिंग कि भाई उनके शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं। तो जब ऐसे में हम उनकी शुगर्स चेक करते हैं तो शुगर्स हमको बहुत हाई मिलती हैं। तो मतलब कॉम्प्लिकेशंस पहले होनी शुरू हो जाती हैं, ओवर डायबिटीज अभी उनका डायग्नोज भी नहीं हो पाता। जी 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 जी, जी। बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने, और सवाल तो मन में बहुत सारे हैं और शायद हमारे जो श्रोता सुन रहे होंगे उनके भी बहुत सारे सवाल होंगे। तो फिर से आपको इनवाइट करेंगे, फिर से आना और हमारे सवालों के जवाब देना। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया है। थैंक यू मैम समय निकालने के लिए। थैंक यू शर्मिला जी, भी हम दोबारा कर रहे हैं। हाँ जी मैम। तो जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनसे कहना चाहेंगे कि अपने सवाल तैयार रखिएगा, फिर से डॉक्टर साहब को बुलाएंगे और फिर से हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और हमें अपना ध्यान रखना है, जितनी सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई है वो हमें इस्तेमाल भी करनी है। और जब हम अपना ध्यान रखेंगे तभी शायद अपने परिवार और अपने देश का ध्यान रख पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर साहब से बात करके। थैंक यू मैम इतने अच्छे से समझाने के लिए। जो भी हमारे श्रोता है, आप अपने सवाल लिख के रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, प्रोग्राम का फीडबैक भी भेज सकते हैं। नंबर होगा 9958941408, यानी कि 9958941408। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।